कंजंक्शन के पार्ट 6 में हम कुछ कंजंक्शन के प्रयोग को देखेंगे। पहला है नॉट या नेवर के साथ और आता है, मतलब इसका जो जोड़ा होता है नॉट या नेवर का और होता है। जैसे वी हैव नॉट मेट राहुल और सोनू, मतलब हो गया कि हम लोग न तो राहुल से मिले हैं न तो सोनू से। इसका मतलब हो गया कि नॉट का मतलब हो गया न तो, और का मतलब भी हो गया न तो। अब यहां पर हम नाइदर नॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी हैव नाइदर मेट राहुल नॉर सोनू। तो यहां पर देखिए कि नॉट का जो जुड़वा आया उसके साथ जो जोड़ा आता है वह और आता है। He has never spoken to me, और वह कभी न तो मेरे पास लिखा है और न he has never spoken to me, वह मुझे कभी न तो बोला है और न लिखा ही है, मतलब दोनों में से कोई काम नहीं किया है। इसका मतलब है कि नॉट के साथ और या नेवर के साथ भी और का प्रयोग होता है। कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ लिखा है या तुमसे बोला है, तो कहा कि नहीं, ही हैज नेवर, वह कभी भी न तो बोला है मुझसे और न कभी भी मुझको लिखा है, मतलब दोनों काम में से कोई काम नहीं किया है। तो इसमें खतरनाक चीज है, ध्यान रखना है कि नॉट या नेवर के साथ हमेशा और ही आता है। अगला प्रयोग है अदर या रादर के साथ देन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज नो अदर ऑब्जेक्ट, उसके पास कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, देन टू गेट ए जॉब, मतलब एक जॉब को पाने की अपेक्षा। यहां देन का मतलब हो गया की अपेक्षा, मतलब एक जॉब प्राप्त करने की अपेक्षा उसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। देन का मतलब होता है की अपेक्षा। नो अदर देन राम, कोई नहीं राम को छोड़कर, यहां पर आ गया छोड़कर, कोई नहीं राम को छोड़कर अंग्रेजी में बोल सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सिर्फ राम ही अंग्रेजी बोल सकता है। तो आप देख रहे हैं अदर के साथ देन का प्रयोग हो रहा है, अदर के साथ देन आ रहा है। अब रादर के प्रयोग में आई वुड रादर बाई ए कार, मतलब मैं एक कार खरीदना चाहूंगा। देन ए बाइसिकल, मतलब बाइसिकल की अपेक्षा, मतलब मैं बाइसिकल की अपेक्षा एक कार खरीदना पसंद करूंगा। तो पसंद करना के अर्थ में जो है सो वुड रादर का प्रयोग होता है। अब यहां देखिए जब रादर का प्रयोग आया तो यहां पर देन का प्रयोग आया। इफ के साथ देन बता चुके हैं, इफ के प्रयोग में इफ के साथ देन आता है तब के अर्थ में। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा या करता है। फ्यूचर हिंदी भी आएगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, इफ के साथ फ्यूचर वाक्य नहीं बनते हैं। तब वह पास करेगा, देन नॉट देन, THAN नहीं, देन THEN, तब वह पास करेगा। तो इफ के साथ तब के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? देन का, दैन का नहीं। अगला प्रयोग है द रीजन या द रीजन वाई के साथ दैट आता है। द रीजन या द रीजन वाई के साथ दैट आता है। जैसे दिस इज द रीजन दैट ही फेल्ड, यही कारण है कि वह फेल कर गया। द रीजन वाई ही फेल्ड, वह फेल क्यों कर गया। दैट ही वॉज केयरलेस, देखिए दैट आया है, क्योंकि वह केयरलेस था। तो यहां पर गलती पूछता है, दे देता है बिकॉज, नॉट बिकॉज का प्रयोग करना है, इसको ध्यान रखना है, नॉट बिकॉज।
यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है सो कंपटीशन में दैट की जगह पर बिकॉज का प्रयोग कर देता है, इसको ध्यान, बिकॉज का प्रयोग नहीं, ही वॉज केयरलेस। अगला प्रयोग है सो एज और एज। आप इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में पढ़े होंगे, इसके साथ एडजेक्टिव आएगा दोनों के बीच में। तो सो एज उतना जितना की, एज उतना ही जितना की। तो इस प्रयोग में क्या अंतर है से आपको समझना है। सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में है और एज का प्रयोग उतना ही जितना की के अर्थ में अफर्मेटिव वाक्य में, वाक्य अफर्मेटिव। ही इज नॉट सो फैट एज मोहन, वह उतना मोटा नहीं है जितना कि मोहन। तो निगेटिव वाक्य है, तो देखिए सो एज के बीच में जो है सो पॉजिटिव डिग्री आया। राहुल इज, देखिए अफर्मेटिव में है, तो एज बोल्ड एज मोहन, राहुल उतना ही बोल्ड है जितना कि मोहन। तो आप डिग्री में इसको पढ़े हैं। तो एज का प्रयोग, एज का प्रयोग उतना ही जितना की के अर्थ में अफर्मेटिव वाक्य में, और सो एज का प्रयोग उतना जितना की के अर्थ में निगेटिव वाक्य में। अगला प्रयोग देखिए देन। जब देन का प्रयोग देखते हैं तो आपको देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ मिला है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग की अपेक्षा के अर्थ में करते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम इज टॉलर देन यू। देखिए यह भी सब्जेक्ट के रूप में है और यह भी सब्जेक्ट के रूप में है, दोनों सब्जेक्ट के रूप में है। अब देखिए टॉलर कौन डिग्री में आया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे कि देन के बाद देन का अर्थ होता है की अपेक्षा। तो यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इसको तोड़ करके बताते हैं कि क्या यहाँ पर है, क्यों ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब कोई यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई वर्ब जो है छिपा हुआ होगा, यहाँ पर ये वर्ब छिपा हुआ है। जैसे राम इज टॉलर देन यू आर, यहाँ पर आर वर्ब छिपा हुआ है, इसलिए यह सब्जेक्ट के रूप में, और देन का मतलब हो गया की अपेक्षा। अब अगला प्रयोग देखेंगे कनेक्टर का। अगला प्रयोग है अनलेस। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है अगर या यदि नहीं। तो इसका प्रयोग क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो निश्चित रूप से अनलेस के साथ जो वाक्य आएगा उसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू हेल्प मी आई शैल नॉट पास। कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे या नहीं करते हो, दोनों हिंदी आएगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, फ्यूचर में भी यदि आ रहा है तो उसको फ्यूचर टेंस में न बना करके सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, इफ की तरह ही। या हिंदी है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, दोनों हिंदी होगा इसका। फ्यूचर में भी आ सकता है हिंदी
या प्रेजेंट इनफिनिट में। लेकिन जब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनलेस के साथ जो वाक्य आएगा वह फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा। एक प्रयोग इसका और देखिए पास्ट में, अनलेस यू हेल्प्ड मी। देखिए पास्ट निफिट में आया, मतलब क्या हुआ, अगर या यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, करते, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, तो ध्यान दीजिए कि इधर क्या होना चाहिए, आई शैल की वुड नॉट पास। कौन सही होता? अनलेस वाला वाक्य कौन टेंस में है? पास्ट टेंस में है। यह पास्ट टेंस में वाक्य है। तो जब ये पास्ट टेंस में है तो आपको पास्ट में शैल है या वुड है? तो वुड पास्ट में है, इसलिए यहां पर शैल का प्रयोग गलत होगा, वुड का प्रयोग सही होगा। तो आप अनलेस के प्रयोग के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? चूंकि अनलेस का प्रयोग निगेटिव अर्थ होता है, निगेटिव अर्थ रखता है, तो अनलेस वाले वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रयोग देखिए, इसी ढंग का प्रयोग बताए थे, टिल अनटिल, जब तक नहीं, उसका भी निगेटिव अर्थ होता था। तो निगेटिव अर्थ रहने पर टिल या अनटिल के साथ आने वाले वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते थे। उसी तरह का एक और प्रयोग है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि। इसका मतलब कि इसका भी अर्थ जो है निगेटिव है, इसलिए इसके साथ भी आने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान देना है कि जब लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शुड आना चाहिए। मॉडल में पढ़ाए हैं कि यदि वाक्य में लेस्ट का प्रयोग हो तो लेस्ट के प्लस सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे प्लस V1। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द फर्स्ट ट्रेन। अब इस वाक्य को सोचिए, वाक्य में लेस्ट लगा हुआ है, इसके बाद आने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया, तो निगेटिव अर्थ इसका तो स्वयं होता है, इसलिए यह जब नॉट लग गया तो यह प्रयोग गलत हुआ। तो सही क्या होगा? सही होगा हरी अप लेस्ट। इसी ढंग से जो है सो एग्जाम में आपको कॉमन मिस्टेक देगा, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द फर्स्ट ट्रेन। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट, ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द फर्स्ट ट्रेन, तुम्हें पहली ट्रेन छूट जाए, तुम्हें पहली ट्रेन छूट जाए। तो लेस्ट के साथ ध्यान रखना है कि लेस्ट के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें शुड लगाना है, और वाक्य अफर्मेटिव में ही रहना चाहिए, निगेटिव में गलत होगा, क्योंकि इसका अर्थ स्वयं जो है सो निगेटिव होता है। अगला प्रयोग देखेंगे,
वेयर और वेयर एवर। वेयर और वेयर एवर। वेयर मतलब हो गया जहां, और वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी। ठीक है, आप बना सकते हैं। यू कैन गो टू प्ले, यू कैन गो टू प्ले। अगर जहां हिंदी आ रहा है तो लिख सकते हैं वेयर, और जहां कहीं भी देना है तो वेयर एवर, वेयर एवर यू वांट। तुम खेलने के लिए जा सकते हो जहां तुम चाहते हो तो वेयर यू वांट, और जहां कहीं भी तुम चाहते हो तो वेयर एवर यू वांट। तो ये हो गया प्रयोग वेयर और वेयर एवर का। अगला प्रयोग देखिए, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी आ सकता है। यहां पर प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है उस शर्त पर कि। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं या प्रोवाइडेड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई शैल गिव यू 5,000 रुपीज, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे सकता हूं। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड उस शर्त पर कि, तो यहां प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट के जगह पर ऑन कंडीशन दैट भी लिख सकते हैं। ऑन कंडीशन दैट, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किस अर्थ में? उस शर्त पर कि। तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा उस शर्त पर कि यू विल रिटर्न या यू रिटर्न इन 10 days। उस शर्त पर कि तुम 10 दिन में लौटा दोगे। तो अब देखिए कि प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट के बाद किस टेंस में वाक्य होना चाहिए। हिंदी फ्यूचर में भी रह सकता है। कहा कि उस शर्त पर कि तुम 10 दिन में लौटा दोगे, फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन इफ या अनलेस की तरह भी इसका प्रयोग होता है कि हिंदी फ्यूचर में भी रह सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर में बनाया नहीं जाएगा, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाएगा। तो क्या होगा सही? यू रिटर्न इन 10 days। ठीक है, अगला प्रयोग देखें। ये आ गया प्रयोग उस शर्त पर कि के अर्थ में आया। अब है सिंस या दैट या एज या सिंस दैट या सीइंग दैट या नाउ दैट। देखिए, सिंस दैट, एज, सिंस दैट, सीइंग दैट, नाउ दैट, इन दैट, किसी का प्रयोग कर सकते हैं चूंकि के अर्थ में। सब का अर्थ चूंकि होता है। एक कारण बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कारण बताने के लिए
के लिए किया जाता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में, चूंकि वह गरीब है इसलिए वह मदद नहीं कर सकता है। अब चूंकि के लिए इसमें से कोई प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ला रहे हैं सिंस ही इज पुअर, तो चूंकि वाले वाक्य में इसलिए के लिए सो का प्रयोग गलत होगा। चूंकि वाले वाक्य में इसलिए के अर्थ में सो का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ कॉमा का होगा, नॉट सो। समझ में आया बात? यहां पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, न कि सो का। सिंस ही इज पुअर कॉमा, नॉट सो, वह मदद नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हेल्प। तो अब आपको ध्यान देना है कि चूंकि के अर्थ में हम सिंस या दैट भी ला सकते हैं, दैट ही इज पुअर, एज ही इज पुअर, सिंस दैट ही इज पुअर, सीइंग दैट ही इज पुअर, नाउ दैट ही इज पुअर, इन दैट ही इज पुअर, किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।